नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत के इस दौर में नीतीश कुमार का कितना स्वागत भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसको लेकर जो ताजा खबर आ रही है, वो ताजा खबर इस दिशा में इशारा करती है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सभी 243 सीटों के लिए सर्वे करा रही है। 3 एजेंसियों को हायर किया गया है और कैंडिडेट के साथ साथ जो सिटिंग एमएलए है, क्या उनका भी टिकट कटेगा? यह मुद्दा दरअसल भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मुद्दा है। लेकिन 243 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सर्वे कराए, इसका मतलब क्या है? क्या नीतीश कुमार जब बिहार में बिग ब्रदर की भूमिका में थे, क्या उस वक्त भारतीय जनता पार्टी 243 तो छोड़िए, अपनी सीटों पर भी सर्वे करा पाने की स्थिति में होती थी? उस दौर में तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में एंट्री अघोषित रूप से लगभग बैन की तरह थी। नीतीश कुमार ने उनका बिहार आना प्रतिबंधित कर रखा था। कहा जाता था कि एक मोदी पहले से मौजूद है, दूसरे मोदी की क्या जरूरत है। लेकिन अब स्थिति यह आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी 243 पर तैयारी करे। याद कीजिए जेपी नड्डा का वो बयान साल 2022 का, जब जेडीयू की 43 सीटों को छोड़कर सभी 200 सीटों पर बिहार में तैयारी का निर्देश दे दिया गया था। तो क्या अब 200 से आगे बढ़कर 243 की स्थिति है? और इन सब से आगे बढ़कर गिरिराज सिंह के आवास पर बिहार भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में हो रही है। यानी एक तरफ इंडिपेंडेंट एजेंसियों से बिहार में बड़ी तैयारी, दूसरी तरफ गिरिराज सिंह के आवास पर कोर ग्रुप की बैठक। वही गिरिराज सिंह जिनके बारे में कहा जाता है कि 1.5-2 किलो मटन भी खाते हैं और हिंदू स्वाभिमान यात्रा भी सीमांचल के इलाके में निकालते हैं, अनाप शनाप बयान भी देते हैं। तो क्या इन सब चीजों को नीतीश कुमार बर्दाश्त कर रहे हैं? अब तक कहा जाता था कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में बड़ा खेला कर सकते हैं। अब नीतीश कुमार की खेला करने की ताकत कितनी है और कब करेंगे, आज ये चर्चा का विषय नहीं है। आज चर्चा का विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ कौन सा खेला कर रही है। और ये चर्चा इसलिए भी क्योंकि अंतिम समय तक गुड ह्यूमर में रखकर गुजरात, वहां महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले 2014 में उद्धव ठाकरे की पार्टी को कह दिया गया था कि अब आप अलग लड़िए, आपके साथ मिलकर हम नहीं लड़ेंगे। तो क्या बिल्कुल यही तैयारी है जो उद्धव ठाकरे को 2014 में कहा गया और बीजेपी ने अकेले 288 सीटों पर जाने का फैसला किया महाराष्ट्र में? क्या आप 243 का सर्वे गुपचुप तरीके से कराकर, गुपचुप नहीं बल्कि जो मामला खुल चुका है उस तरीके से सर्वे कराकर और फिर चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार को टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा? इन सारे सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे दर्शक अक्सर कहते हैं कि हमारे साथ जब ऋषि मिश्रा जी दिखते नहीं है तो लोग कमेंट करने लगते हैं कि लोग झगड़ा हो गया क्या दोनों में। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये वसीम अकरम और वकार यूनुस वाली जोड़ी है, जो क्रिकेट में दुनिया की विश्व विख्यात बॉलिंग जोड़ी थी। उसी तरह से झगड़ा नहीं होता है। लेकिन एनडीए के अंदर तो झगड़े की बुनियाद पड़ती दिख रही है। और मैं फिर आपसे उसी सवाल पर आ रहा हूं जिसका जिक्र मैंने इंट्रो में किया कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में रोज रोज बातचीत होती थी सीटों की संख्या पर उद्धव ठाकरे से, और नामांकन वापसी की तारीख खत्म होने के 2-3 दिन पहले कह दिया गया नहीं नहीं हम सब पर लड़ेंगे, अब आप सब पर लड़ने की तैयारी कीजिए। क्या यही तैयारी बिहार में तो नहीं है कि 243 पर सर्वे कराया जा रहा है कि एन मौके पे नीतीश कुमार को झटका दे देना है? देखिए, दो बातें हैं अभिषेक जी। देखिए, सर्वे कराने का अधिकार हर पार्टी को है, हर पार्टी को हर विधानसभा में सर्वे कराने का अधिकार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जेडीयू बीजेपी गठबंधन में है, और जेडीयू बीजेपी गठबंधन में है तो क्या जो ये सर्वे बीजेपी अपने स्तर से करवा रही है, क्या इसको लेकर जेडीयू से कोई डिस्कशन हुआ है? क्या जेडीयू के सहमति के बाद इस प्रकार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में सर्वे करवाई जा रही है? और देखिए, सर्वे हर पार्टी अपने स्तर पर करवाती रहती है। मैं आपको दावे के साथ ये कहता हूं कि जेडीयू ने भी
सर्वे करवाई है 243 विधानसभा क्षेत्रों में, और ये सर्वे सिर्फ एक बार नहीं, कई बार हो चुका है, कई लेवल का हो चुका है, कई लेयर का हो चुका है। कुछ आपके मित्र भी आए हुए थे सर्वे करने बिहार में। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ दिन पहले अभी पहले वो एक पत्रकार थे, अभी वो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनकी एक टीम जो है पूरे बिहार में हर एक विधानसभा क्षेत्र का सर्वे उन्होंने करवाया था। तो ये सर्वे मुझे लगता है उनका नहीं, डायरेक्टली बीजेपी का ही रहा होगा। तो ये सर्वे कराने का, देखिए कई मंतव्य होते हैं कि भाई उस विधानसभा के समीकरण क्या हैं, प्रत्याशी पोटेंशियल कैंडिडेट कौन हो सकते हैं, विषय क्या, मुद्दे क्या है, जो वर्तमान विधायक हैं वो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जनता के जो सरोकार है उस पर वो खरे उतरे हैं नहीं उतरे, तमाम चीजें हैं। लेकिन बुलबुले फूटते तभी हैं जब कुछ न कुछ होता है। सवाल ये उठता है कि जब जेडीयू बीजेपी गठबंधन में है तो इस प्रकार का सर्वे क्या जेडीयू को कॉन्फिडेंस में लेकर किया जा रहा है, या जेडीयू से बिना बात किए या जेडीयू को बिना कॉन्फिडेंस में लिए 243 सीटों पे बीजेपी अपने स्तर पर सर्वे करवा रही है? क्या सर्वे कराने का ये अर्थ है कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी? ये संभव नहीं है। जेडीयू बीजेपी एक दूसरे के पूरक हैं, बिना एक दूसरे के सहयोग से विधानसभा चुनाव, वो भी बिहार में, नहीं तो आप जो कह रहे हैं जेडीयू बीजेपी एक दूसरे के पूरक हैं, नीतीश कुमार तो हर चुनाव में एक अलग पूरक हो जाते हैं किसी के। 2015 में जो है जेडीयू राजद एक दूसरे के पूरक थे। 2020 में जेडीयू बीजेपी ऐसे पूरक थे कि पूरक को एक तरह से चिराग मॉडल के तहत आधा कर दिया गया था। अब सवाल उठता है कि आप इस गारंटी की, क्या ऋषि मिश्रा इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि चुनाव तक जेडीयू और बीजेपी एक दूसरे के पूरक बने रहेंगे? राजनीति में कोई किसी का गारंटी नहीं ले सकता है। राजनीति में कब नहीं, क्या, आप नीतीश कुमार से जुड़े रहते हैं, आप बताइए। देखिए कब क्या कोई डिसीजन, नीतीश कुमार क्या डिसीजन लेते हैं, मैं क्या ललन सिंह नहीं बता सकते हैं, कि ललन सिंह क्या उनके पुत्र निशांत नहीं बता सकते हैं, जो अपने आप को नीतीश कुमार के करीबियों में शुमार होते हैं, वो भी अब ये नहीं बता सकते हैं कि कौन नीतीश कुमार कब क्या डिसीजन लेंगे। लेकिन मुझे लगता है, मैंने बार बार आप ही के प्लेटफॉर्म पे कहा है कि बिहार में 3 धारा है, 3 धारा में जो 2 धारा एक साथ आ जाती है उसका पलड़ा भारी हो जाता है। यदि वर्तमान राजनीतिक सिनारियों में यदि बात करें तो जेडीयू बीजेपी यदि साथ है तो विधानसभा चुनाव आसानी से चुनाव जीत जाएगी। यदि बीजेपी जेडीयू के बीच में संबंध विच्छेद होते हैं, चाहे कारण कुछ भी हो, तो ना जेडीयू के लिए आसान होगा ना बीजेपी के लिए आसान होगा। हालांकि जेडीयू के लिए थोड़ा कंफर्ट जोन इसलिए है कि जेडीयू फिर आरजेडी के साथ चली जाएगी, बीजेपी आरजेडी के साथ तो जा नहीं सकती है, बीजेपी कांग्रेस के साथ जा नहीं सकती है। बीजेपी के पास वही 1-2 प्लेयर हैं, जैसे लोजपा हो गई, जीताराम मांझी हो गई, उपेंद्र कुशवाहा हो गए। लेकिन जो मेजर चंक जो वोट का 12 से 15% का है वो नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार के पास अघोषित वोट बैंक भी हैं, जैसे आधी आबादी का वोट बैंक है, पिछड़ा में अति पिछड़ा का है, पचफोरना का है, मुसलमानों में एक तबका है जो नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। तो एक अघोषित, देखिए एक घोषित वोट बैंक होता है, एक अघोषित वोट बैंक होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि यदि जब आप सत्ता में है तो जो एक सत्ता में है तो सत्ता में होने के कारण एक अघोषित वोट बैंक भी बन जाता है, जो कि महिला है। इसलिए नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत काम भी किया है। तो मैंने चाहूंगा कि मैंने ये समझता हूं कि बीजेपी अभी कोई रिस्क लेगी। हालांकि आपने एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट बताया है कि जो नीतीश कुमार के घोर विरोधी है बीजेपी में, और नीतीश कुमार भी उनके राजनीति करने का जो स्टाइल है उसको पसंद नहीं करते हैं। गिरिराज सिंह की यहाँ बिहार बीजेपी की कोर टीम की बैठक हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा डेवलपमेंट के रूप में अच्छा ऋषि जी, एक चीज बताइए, हम थोड़ा जानना चाहते हैं। नीतीश कुमार शाकाहारी है लेकिन सेकुलर है, सेकुलर राजनीति करते हैं। गिरिराज सिंह के बारे में कहा जाता है 1.5-2 किलो मटन एक बार में खाते हैं, लेकिन हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालते हैं। ये बिहार की राजनीति में होता क्या है? अच्छा, ये मटन खाने वाले सेकुलर नहीं होते हैं क्या? गिरिराज सिंह को लेकर नहीं मैं कह रहा हूँ, क्या मटन खाने, मैं भी मटन खाता हूँ, मैं भी मटन खाता हूँ, लेकिन मैं सेकुलर हूँ।
देखिए अब एक खबर तो नोएडा और गाजियाबाद से आया है कि एक जो ब्राह्मण समुदाय से आने वाले पंडित जी हैं वो गौ मांस के बिजनेस में पकड़े गए हैं। तो ये कहा नहीं जा सकता है, ये बाबा योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश की कहानी है। कल ही मैं कहीं देख रहा था ये स्टोरी को, नोएडा या गाजियाबाद के आसपास का ये मामला है। तो ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस प्रकार से गिरिराज सिंह राजनीति करते हैं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, ये तमाम चीजें, उनके जो बयान देखिए, कोई भी ऐसा इस प्रकार का मूवमेंट होता है, खासकर हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण का, तो सबसे पहले एएनआई पे या किसी न्यूज संस्था पे बयान किसी का आप काउंटर में देखते हैं तो वह है गिरिराज सिंह। तो गिरिराज सिंह इस प्रकार के बयान देने के लिए जाने जाते हैं, बयानवीर हैं, और इस प्रकार की राजनीति को नीतीश कुमार पसंद भी नहीं करते हैं, और ये स्वाभाविक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अभिषेक जी कि बीजेपी, बिहार बीजेपी की कोर बैठक, कोर टीम की जो बैठक गिरिराज सिंह की यहाँ हो रही है, गिरिराज सिंह, मैंने आप ही के चैनल पे कहा कि बिना नंबर 1 या नंबर 2 के आशीर्वाद से, नंबर 1 कौन है आप जानते हैं, नंबर 2 कौन है आप जानते हैं। हालांकि नंबर 2 अभी महाराष्ट्र में उनकी स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि नंबर 2 को सुनते हैं नागपुर से भागना पड़ा, कहीं उनकी जो कार्यक्रम था उसको रद्द करना पड़ा। तो बिना नंबर 1 नंबर 2 के आशीर्वाद से चुनाव, ऐसी यात्रा निकालना, मुझे लगता है कि बिना उनके आशीर्वाद से ये ऐसी यात्रा उन्होंने नहीं निकाले होंगे। तो अच्छा ऋषि जी, आप नीतीश आशीर्वाद की कुमार बात तो कर रहे हैं। देखिए मैं एक बात करके खत्म करूंगा। अब कुछ दिनों में पार्लियामेंट शुरू होने वाला है, वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो भी उसमें ये होगा, इंट्रोड्यूस होगा। तो नीतीश कुमार का क्या रुख होता है, कई ऐसे मामले हैं जिसमें बीजेपी जेडीयू का मतांतर है, सीट शेयरिंग को लेकर भी हो सकता है। नीतीश कुमार समय से पूर्व चुनाव कराना चाहते हैं, और इसका सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन ये है कि नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पे निकल रहे हैं, वो आधी आबादी को टारगेट करना चाहते हैं। तो तमाम चीजें हैं, देखिए आगे क्या होता है। जी ऋषि जी, आपने गिरिराज सिंह का जिक्र किया, जिनके आवास पर आज कोर ग्रुप की बैठक हो रही है दिल्ली में। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के पास बयान देने के लिए अब संबित पात्रा है, वो भी संसद में बुला लिए गए। गिरिराज सिंह है, वो मंत्री के रूप में काम कब करते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। भारत माता की जय, बड़ा अच्छा आप बताते हैं कैसे करते हैं हमारे माननीय गृह मंत्री जी। तो वो नारा लगवाने के लिए वो है, सब काम करने के लिए है। सरकार का काम करने के लिए बीजेपी के पास कौन कौन है जो सरकार का काम करे? अमित शाह जी हैं अमित शाह जी वो तो हैं, नारा राजनाथ लगवाते सिंह हैं, हैं, भारत माता की जय। नितिन गडकरी हैं। अब देखिए, अब जो बेस्ट परफॉर्मर है, मैं एक थोड़ा आपके विषय से इधर उधर बोल रहा हूँ, जो बीजेपी संगठन से लेकर सरकार तक जो बेस्ट परफॉर्मर है, और उस बेस्ट परफॉर्मर की गृह राज्य में चुनाव है, और वो बेस्ट परफॉर्मर अपने गृह राज्य में कहीं नहीं दिख रहा है, तो आप समझ सकते हैं। मैं नितिन गडकरी जी की बात कर रहा हूँ। नागपुर से संबंध रखते हैं, विदर्भ से संबंध रखते हैं, विदर्भ में बीजेपी सबसे कमजोर है। कहा है तो ये जा रहा है कि नागपुर मध्य की जो सीट है वो भी फंसी हुई है। पिछले बार AIMIM के आशीर्वाद से बीजेपी जीत गई, 8,000 वोट काट लिए, 4,000 से बीजेपी जीत गई। तो ये स्थिति है। तो बीजेपी के लिए भी देखिए आसान नहीं है। महाराष्ट्र और जो झारखंड के जो नतीजे आएंगे उसका असर आपको बिहार में भी पड़ेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं एक आपको अपडेट बता दूं कि यदि महाराष्ट्र में बीजेपी सत्ता में रिटेन करने में असफल होती है तो इसका प्रभाव, सबसे अधिक प्रभाव शिंदे गुट पर पड़ेगा। और शिंदे गुट के जो सांसद हैं, हो सकता है कि वो उद्धव जी के साथ जाके मिल जाए। और ये अच्छा, शिंदे ये गुट के बताइए जो सांसद हैं, इसी से एक सवाल है। आप ये बताइए कि अगर शिंदे गुट के खिलाफ चला गया जनादेश, कल ही है, 24 घंटे से भी कम वक्त है, सब कुछ साफ हो जाएगा। कल अगर मान लीजिए कि महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जनादेश चला है, क्योंकि स्पष्ट जनादेश ही आना है, खंडित नहीं होना है, चाहे जिसके पक्ष में जाए। महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जनादेश अगर चला गया तो एनडीए के जहाज से पहले कौन कूदेगा, शिंदे गुट के सांसद या नीतीश नायडू? मैं वही चीज बता रहा था। सबसे देखिए, जो महाराष्ट्र के चुनाव हैं वो सिर्फ विधानसभा के पर्सपेक्टिव को डिसाइड नहीं करेंगे
केंद्र सरकार की जो स्टेबिलिटी है उसको भी डिसाइड करेंगे। और सबसे मुझे यदि महायुति के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप कहेंगे तो मुझे सबसे अधिक डर शिंदे गुट के लिए लग रहा है कि उनके सांसद कहीं टूट के उद्धव गुट में न चले जाए। यदि उनके सांसद उद्धव गुट में चले जाएंगे तो जो केंद्र की जो सरकार है उसकी स्टेबिलिटी जो है, मतलब उसकी जो मतलब एक जो मतलब जो सांसदों की संख्या है वो कम हो जाएगी अभिषेक जी। उसके बाद जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू कितने और प्रासंगिक हो जाएंगे। नीतीश कुमार और प्रेशर बनाने में मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की जो डिपेंडेंसी है बीजेपी का नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पे अधिक हो जाएगा। तो महाराष्ट्र के नतीजे बहुत ही, खासकर महाराष्ट्र के नतीजे बहुत ही प्रभावित करेंगे सिर्फ महाराष्ट्र को ही नहीं, केंद्र की राजनीति को, तमाम आने वाले जो विधानसभा जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है उनको भी प्रभावित करेंगे, खासकर बिहार और केंद्र की राजनीति। जी, एक बिहार की बात आप कर रहे हैं, एक तरफ है कि बीजेपी 243 पे सर्वे करा रही है। कल महाराष्ट्र के साथ साथ बिहार की 4 सीटों के बाई इलेक्शन का नतीजा आना है। तीसरा, गिरिराज सिंह को बीजेपी ने पूरे बिहार में एक्टिव कर दिया है और उनकी राजनीति नीतीश कुमार के पसंद की राजनीति नहीं है। और चौथा सवाल इन सब के बीच यही दिखता है कि राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया अलायंस पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। और इसके बाद में अगला सवाल भी आपसे लूंगा इसी मुद्दे पर, लेकिन इन चारों सवालों का लब्बो-लुआब क्या निकलता है इन चारों को अगर हम एक साथ देखते हैं तो? मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तेजस्वी यादव या राजद या गठबंधन को बिहार में जिस प्रकार से एग्रेसिव होना चाहिए था, एग्रेसिव नहीं रहे हैं। खासकर आप देखिए कुछ दिनों पहले किस प्रकार से बिहार बाढ़ के प्रकोप से प्रकोप झेला है बिहार में, तो कहने की जरूरत नहीं है। और उस मुद्दे को लेकर जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को एग्रेसिव होना चाहिए था वो नहीं रहे, नंबर 1। नंबर 2, जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा है और बीजेपी के साथ जाने से नीतीश कुमार इस पे बैकफुट पे हैं इस विषय पे। और इस विषय को जनता के बीच में जितने मजबूती से तेजस्वी यादव को ले जाना चाहिए था, तेजस्वी यादव उस पे उतना एग्रेसिव नहीं दिख रहे हैं। वक्फ बोर्ड वाले मामले में तो ऐसा माहौल बना देना चाहिए था तेजस्वी यादव को कि नीतीश कुमार को मजबूर कर देते। उसमें भी आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव चुप है। बीच में तेजस्वी यादव यात्रा निकालने वाले थे, फर्स्ट फेज का यात्रा उन्होंने निकाला, सेकेंड फेज का यात्रा आरा या कहीं में थे, उसके बाद उन्होंने कैंसिल कर दिया। फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज के बीच में वो सिंगापुर की कहाँ चले गए थे घूमने, मॉरिशस कहाँ चले गए थे मुझे याद नहीं है। तो जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को एग्रेसिव होना चाहिए था, विपक्ष को एग्रेसिव होना चाहिए था। और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो माशाअल्लाह हैं, वो कहाँ रहते हैं पता भी नहीं, बिहार में रहते हैं भी नहीं रहते पता नहीं, अखिलेश प्रसाद सिंह। यदि दो मेन अपोजिशन की जो पार्टी है बिहार में अभिषेक जी, दो है, एक राजद है कांग्रेस। लेफ्ट तो बेचारे संघर्ष करती हुई दिखती है, गाये बगाए वो वही तो असली प्रदर्शन विपक्ष और दिखता है, असली विपक्ष वही दिखते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ राजद के प्रदेश अध्यक्ष कौन है, जगदानंद सिंह है। की उम्र के किस पड़ाव में है आप देख रहे हैं। तेजस्वी यादव को बर्थडे पार्टी है या इन चीजों से फुर्सत नहीं है। जिस प्रकार से एक एग्रेसिव अप्रोच विपक्ष के नेता को का होना चाहिए। कल आप देखिए राहुल गांधी ने कैसे अडानी वाले मुद्दे को जबरदस्त मतलब मजबूत ढंग से उन्होंने उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो जो आप एलओपी है मतलब विपक्ष के नेता हैं या चाहे वो लोकसभा के हों या किसी राज्य के हों, तो सरकार को घेरने की जिम्मेवारी आपकी है। हाँ, आप एक दो सवाल कर देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोई पत्रकार कोई सवाल किया तो आप जवाब दे देते हैं, सरकार को घेरने का काम करते हैं। लेकिन जिस मजबूती के साथ, जिस एग्रेसिव अप्रोच के साथ आपको नीतीश कुमार को घेरना चाहिए था, उसमें तो असफल रहे हैं। अब देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं अभिषेक जी, कितने मतलब पुल पुलिया गिरे इस बार, मतलब कितने पुल पुलिया जो बिहार में है, ये ऐसा कोई दिन एक ऐसा ना मुझे नहीं लगा कि जिस दिन पुल पुलिया नहीं गिरा हो। ऋषि जी एक बात बताइए, बाढ़ में किस प्रकार से जी एक अंतिम सवाल पर, बड़े महत्वपूर्ण सवाल पर मैं आ रहा हूँ। 3 दिन पहले की बात है, मैं पक्की सूचना आपको दे रहा हूँ सूत्रों के हवाले से।
शायद आपके पास होगी भी, क्योंकि आप तो उस लॉबी के काफी कनेक्टेड रहते हैं। सबसे वेल कनेक्टेड पत्रकार है बिहार में हर राजनीतिक दल में ऋषि मिश्रा जी, तो मुझे आपके पास जानकारी होगी भी। जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेताओं को बुलाकर और जो पटना में नहीं थे उनको फोन करके कहा गया कि नीतीश कुमार की तरफ से कह दिया गया है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ बयान न दे। हाँ, प्रवक्ताओं को ये छूट दे दी गई है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ बोल सकते हैं, जो बोलते रहे बोले, क्योंकि प्रवक्ताओं का तो काम है भाई, उन्हें तो बोलना पड़ेगा। नहीं तो ऋषि मिश्रा जी के संवाददाता माइक लेके जाएंगे, मुंह में घुसेड़ देंगे, कुछ ना कुछ बोलवा ही लेंगे। मतलब माइक देखिए एक घुसेड़ना बात मैंने मैं बता दूं, प्रतीकात्मक तौर पे कहा मुंह में, ऐसा कुछ नहीं है। पत्रकार बदतमीजी नहीं करते हैं। नहीं तो आजकल के नेता लोग क्या है, पत्रकार कड़ा सवाल पूछ दे तो दे देंगे दो मुक्का, नाच के गिर जाएंगे वाले बयान देते हैं। खैर, ये बताइए, देखिए एक बात हम्म, ये बताइए, इंडिया गठबंधन के खिलाफ, और उसके बाद मैं देख रहा हूं 3-4 दिन से जब से खबर आई है, इंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ जेडीयू के नेताओं ने बोलना बंद कर दिया है। प्रवक्ता लोग का देखिए भी राजद के खिलाफ टोन डाउन है। कारण क्या है? एक एक बात मैं आपको बताऊं, एक बार एयरपोर्ट पे तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसा बयान दे दिया था जो अपने आप में असहज था, मतलब ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। तेजस्वी यादव जैसे ही राबड़ी आवास पे जाते हैं जहां वो रहा करते हैं, लालू यादव ने उनको तुरंत डांट लगाई कि ऐसे बयानों की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि राजनीति में बयानों का कोई अर्थ होता नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, आप इस बात से सहमत होंगे, हमारे जो सम्मानित दर्शक हैं वो भी सहमत होंगे। नीतीश कुमार इन दिनों क्या कहते हैं, हर मंच पे एक ही गाथा, एक ही टेप रिकॉर्डर उनकी चलती है कि हमसे गलतियां हो गई, ये दो लोग हमको जो है मतलब भला नहीं तो फुसला यही के टेप लेके गए रिकॉर्डर उधर। उधर भी चलता है। जब उधर होते हैं सुनिए नीतीश ना, कुमार तो यही टेप रिकॉर्डर उधर भी तो चलता है। मैं वही चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ऐसे बयानों का कोई महत्व नहीं होता है। राजनीति में ऐसे बयान दिए जाते हैं। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब एनडीए के छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जब तक राजनीति में एनडीए हूँ, शब्द नहीं राजनीतिक बोला है, जीवन में हूँ, एनडीए शब्द नहीं बोला बीजेपी है। के साथ। देखिए, नीतीश कुमार के मुंह में आप अपने सब बीजेपी का भी नाम नहीं लिया है। वो बोले हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। तो वो तो कभी जाते ही नहीं है, 20 साल से वही कुर्सी पर है, जाते कहाँ है? दूसरे लोग आते जाते हैं। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए ठीक है। अब मान लीजिए इससे भी मैं सहमत हो गया। अब ये भी आप कहिए कि नीतीश कुमार बराबर नरेंद्र मोदी के पैर छू रहे हैं, तो भैया ऐसे ऐसे एक्टिविटी से ऐसे प्रणाम करने का कोई महत्व नहीं है। कि बहुत से पत्रकार ये चला रहे हैं कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के शरण में चले गए, ऐसा कोई महत्व नहीं है। एक झटके में नीतीश कुमार मतलब डिसीजन ले लेंगे, या बीजेपी को डिसीजन लेना होगा, एक झटके में बीजेपी डिसीजन ले लेगी। यदि बीजेपी को आज लग जाए कि जेडीयू को निगल सकती है, 1 मिनट नहीं लगाएगी निगलने में, एक बात आप समझ लीजिए। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, नरेंद्र राजनीति मोदी के में कार्यकाल अच्छा में ऋषि बताइए, जी। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। प्रकाश सिंह बादल और वाजपेयी का क्या रिलेशन हुआ करता था? आज प्रकाश सिंह बादल की पार्टी और बीजेपी का क्या संबंध है? नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी का क्या संबंध हुआ करता था? जब बीजेपी की सरकार संकट में रही है या ऐसा कोई बिल पास कराना हुआ है, तो नवीन पटनायक सबसे पहले आगे 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 आके सपोर्ट करते थे। आज नवीन पटनायक कहाँ है? विपक्ष में है। किसके कारण है? बीजेपी के कारण है। तो राजनीति में ये सब कुछ नहीं होता है, जो पैर छूना या ऐसे सम्मानजनक कुछ ऐसा बयान दे देना, जी, अब जनक ऐसा कोई बयान दे देना। जी ऋषि जी एक चीज बताइए हमको। ऋषि जी एक बात बताइए, सीधे सीधे हमारे दर्शकों को बताइए कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को लेकर जो सवाल उठते हैं, अब वही सवाल बीजेपी को लेकर उठ रहे हैं कि बीजेपी ने तैयारी क्यों की। उससे बड़ा सवाल यह है, जो नीतीश कुमार को आप देखेंगे 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी आ गए, उसके बाद से आप देखेंगे, जब नीतीश कुमार सेकुलर अलायंस में होते हैं, तब नीतीश कुमार खूब बढ़िया से पत्रकारों से बात करते हैं, आसानी से सुलभ हो जाते हैं, 2-2 मिनट की बाइट दे देते हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार 17 से 22 के दरमियान भाजपा के साथ चले गए, पत्रकारों से दूरी बना ली 5 साल, फिर 22 में आ गए, फिर पत्रकारों को रोज 5 लोगों को बाइट देते थे, अलग अलग चैनल, 2-2 मिनट रुक रुक के। फिर जैसे बीजेपी के साथ गए, तो मोदी के दौर में नीतीश कुमार भाजपा के साथ जब चले जाते हैं तो पत्रकारों से दूर हो जाते हैं।
और भाजपा का साथ छोड़ते ही पत्रकारों के करीब हो जाते हैं, क्या कारण है? देखिए, आप जैसे बहुत से गुड बीजेपी को गुड फील करवा रहे हैं, तो बहुत से लोगों को लग रहा है कि अब नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो गई है। नीतीश कुमार बहुत स्मार्ट नेता है, वो अब मोदी को गुड फील इसलिए करवा रहे हैं कि कई बड़े प्रोजेक्ट उनको पास करवाना है। अब भाई चुनाव में जाएंगे तो कुछ तो हाथ में लेके जाएंगे, कुछ तो दुकान में सामान लेके जाएंगे कि भैया आपके लिए मैं ये लेके आया हूँ, मैंने आपके लिए ये किया हूँ। तो बीजेपी ये तो अलग ही राजनीति में दुकान लगा रही है गिरिराज सिंह को लेकर। अरे तो भैया, तो मैंने शुरू में ही कहा आपसे जी, हर पार्टी हर अपने सहयोगी को खाने के लिए तैयार रहती है, बशर्ते वो परिस्थिति बने, वो टाइमिंग बने, वो कंडीशन बने। अभी भले बीजेपी कहेगी कि मैं जेडीयू के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ा हूं और हमारे एक एक कार्यकर्ता जो है जेडीयू के उम्मीदवार को जिताने में दम तन मन धन लगा देंगे, यही बयान जेडीयू की तरफ से आएगा बीजेपी के लिए। लेकिन जब निकलना होगा तो एक दूसरे को निकलते समय लगाएंगे क्या? जी ऋषि जी, एक चीज हम बताइए, पत्रकारों से क्यों दूरी बना लेते हैं? जब जब भाजपा के साथ आए हैं मोदी के दौर में, क्यों दूर हो जाते हैं नीतीश कुमार? इसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। आप ही से बात करते हैं, बाकी लोगों से नहीं करते हैं। पत्रकारों से इसलिए दूरी बना रखे हैं कि वो हो सकता है कि कोई पत्रकार मतलब ऐसा कोई सवाल कर दे। भाई अब उम्र का पड़ाव भी हुआ नीतीश कुमार के नीतीश कुमार इन चीजों से बचना चाहते हैं, ऐसे मतलब सवालों से बचना चाहते हैं जो उनको असहज करता हो। तो आप समझते हैं, आप खुद विद्वान पत्रकार हैं, कहने की जरूरत नहीं है। नहीं ऋषि जी, चलते चलते एक सवाल का जवाब दे दीजिए। भाजपा ने तो ठीक है 243 पे तैयारी शुरू कर दी, 3 सर्वे एजेंसियां झोंक दी गई, इसके पहले भी सर्वे करा लिए, सारी बातें हो गई। लेकिन ये बताइए, कहा जाता है कि नीतीश कुमार सबको धोखा देते हैं, भाजपा को भी धोखा देके निकाल बाहर करके राजद को बुला लेते हैं, राजद को धोखा देके उसको निकाल बाहर करके भाजपा को बुला लेते हैं। एक तरफ से इनकमिंग, एक तरफ से आउटगोइंग, दोनों चलता रहता है। अब सवाल उठता है कि दोनों को जब नीतीश कुमार समय समय पर ठीक करते रहते हैं, दोनों उनकी पालकी ढोने के लिए बेचैन क्यों रहते हैं? ये तो भाई, आप अगर आप किसी को धोखा दे दीजिए या आप किसी के साथ गलती से भी गुस्ताखी कर दीजिए, तो आपका तो जानी दुश्मन बन जाएगा। अच्छा है, आप ये बताइए अभिषेक जी, देखिए अब राजनीति में कोई लोग क्यों आता है, या कोई मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी राजनीति में क्यों आती है? सत्ता चाहिए। तो सत्ता में तो एसीएस से काम करवाते हैं, नाम का मंत्री पद दे देते हैं कि गाड़ी पर घूमो लाल बत्ती लगा के। अब ये कहिए, आप देखिए ना, अब बात तो बिल्कुल सही है। अब इनके ही जेडीयू कोटे के मंत्री मदन सहनी जो है 2 महीनों से मुंह फुला के दरभंगा में बैठे हुए हैं, तमाम ताम झाम जो छोड़कर जो है दरभंगा बैठे हुए हैं, कोई बैठक में नहीं जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके विभाग के जो एसीएस है उनका सुनते नहीं है। हर विभाग में वो एक अपने वफादार एसीएस को लगा रखे हैं, चाहे बीजेपी कोटे का ही क्यों ना हो। मंगल पांडे बेचारे हैं वहाँ, मंगल पांडे मंत्री हैं। मंगल पांडे क्या कहे बेचारे को, वो क्या आपको याद है ना, क्या बना दिया था, हाँ सू कवर जो होता है ना जूता वाला, वो पहना दिया था। तो अब बच्चा क्या कीजिएगा? अब ये तो उनको उनके एसीएस से पूछना चाहिए, भैया जब स्वास्थ्य मंत्री का ये हाल है। धोखा खाने के बावजूद दोनों पालकी ढोने के लिए तैयार। लालू यादव कहते हैं कि कभी दरवाजा बंद होता है, और भाजपा के लोगों की स्थिति भी आप जानते हैं। अरे सत्ता चाहिए ना, सत्ता में बने रहना है ना आपको, सत्ता तो आपको चाहिए ना, सत्ता में बने रहने के लिए। और देखिए, पार्टी तभी एकजुट रहती है जब आप सत्ता में रहें। कोई भी पार्टी, आज कांग्रेस की आलोचना क्यों होती है? कांग्रेस 10 सालों से सत्ता में नहीं है, तो कांग्रेस में देखें कितना टूट हुआ है। जितने भी जिन नेताओं पे बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाया करती थी, तमाम लोगों को अपने में ले लिया। कांग्रेस के कई बड़े जो नेता हैं वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो सत्ता में जब तक नहीं रहिएगा, पार्टी आपकी मजबूत नहीं रहेगी, चाहे वो संगठन वाली पार्टी हो या कोई पार्टी हो। आज बीजेपी जो हालात कांग्रेस के हैं, वही हालात यदि 10 साल केंद्र की राजनीति से बीजेपी मतलब चली जाती है, तो क्या लगता है कि बीजेपी में ये तमाम जो नेता हैं जो कसमे वादे खा रहे हैं, वो पार्टी में रहेंगे क्या? कहा। कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले दर्शकों को एक बात बता दें कि नीतीश कुमार की छवि इन दोनों पार्टियों के लिए ऐसी बन गई है कि ठीक है,
समय समय पर डंडा मार के हाँक भी देते हैं, मतलब प्रतीकात्मक डंडा, लेकिन मछलियां भी तो खिलाते रहते हैं, सत्ता की मछली तो खिलाते ही रहते हैं समय समय पर। जी ऋषि जी। बीजेपी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, बीजेपी के टॉप बिहार के नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड बात कर लीजिए। बीजेपी के बिहार के टॉप 5 नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड बात कर लीजिए आप। उनसे पूछिए नीतीश कुमार पे कितना विश्वास करते हैं। यदि आपसे फ्रेंडली होंगे तो वो हंसते हुए जवाब देंगे, भैया उन पे विश्वास नहीं है, चाहे वो कितनों नीतीश मोदी जी के अब पैर में एक लौट मंत्री जाए। जी ने तो हमसे कहा, ऋषि जी 2022 की बात है, मैं ही खबर चला रहा था और कोई नहीं चला रहा था कि नीतीश कुमार सावन के महीने में भाजपा को रुखसत करने वाले हैं, राजद के साथ जाने वाले हैं। वो मंत्री महोदय सावन में मुझसे आग कहे लगा थे दी। 8 अगस्त को, मैं नाम नहीं लूंगा, 8 अगस्त को उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी खबर गलत निकलेगी, मेरे साथ आज मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, कहीं से ऐसी कोई झलक नहीं है, खूब हंसते बोलते मिल रहे थे। 9 अगस्त को जब नीतीश कुमार राजभवन के लिए निकल गए, उसके बाद अभी पहुंचे भी नहीं थे राजभवन में कि उन मंत्री जी वो दिल्ली आ गए थे, उनका मेरे पास फोन आया, नहीं आप सही निकले, हम तो मंत्री बन के दिल्ली आए थे, अब लगता है पूर्व मंत्री बन के पटना जाएंगे। 2022 की बात है। तो भाई नीतीश कुमार है, बिल्कुल आपने सही कहा कि भाजपा के लोग कौन कहे, जेडीयू वाले उनकी गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ जानते तो हैं ये सवाल जेडीयू की तरफ से नहीं है, यहाँ भाजपा की तरफ से है। आदर्शों को बता दूं, एक नेता है बिहार में, मैं नाम नहीं लूंगा, हम्म, हम्म। उनके यहाँ बहुत बड़ा टेंट हाउस है, और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार यानी मुख्यमंत्री आवास और प्रतिपक्ष के नेता के आवास पे सेम टेंट हाउस वाले को कई हजार सैकड़ों कुर्सी लगाने का काम दिया गया। अब उसके देखिए, बाद अब ये राज खबर को ब्रेक राज हो रहने गई दीजिए, थी। राज को राज रहने दीजिए, मत खोलिए मत खोलिए, उसके आप सब बाद कुछ ये बोल खबर देते ब्रेक हैं। हो गई कि ऐसा क्या है कि प्रतिपक्ष के वाले यहाँ भी तैयारी चल रही है और सीएम साहब के यहाँ भी तैयारी चल रहा है, वो सब तो राज की मामला बात कुछ छोड़ गड़बड़ है। दीजिए उसके ऋषि बाद जी, खबर ब्रेक। वो बेचारा टेंट हाउस वाला सवाल करेगा हमसे, छोड़ दीजिए वो सब बात, छोड़ दीजिए उन सारी बातों को, टेंट हाउस की चर्चा मत कीजिए, बेचारा कल से इंफॉर्मेशन भी आपको भी नहीं देगा, हमको भी नहीं देगा। खैर, बिहार में बहुत टेंट हाउस है बिहार की भैया, राजनीति, चलिए। बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब तक तो नीतीश कुमार के द्वारा खेला करने के संकेत मिल रहे थे, लेकिन खेला तो बीजेपी करने जा रही है। 243 पर तैयारी और गिरिराज सिंह के यहाँ दिल्ली में बैठक, और नीतीश कुमार के द्वारा अपनी पार्टी के नेताओं को संकेत दे दिया जाना, स्पष्ट रूप से कह दिया जाना, संकेत नहीं, इंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करनी है, एक्सेप्शन में सिर्फ प्रवक्ता रहेंगे जो मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ दायरे में रहकर बयानबाजी कर सकते हैं। इसके क्या सियासी मायने हैं? कल महाराष्ट्र का जजमेंट, झारखंड का जजमेंट, झारखंड दोनों जगह की जनता का जजमेंट, और बिहार की 4 सीटों के उपचुनाव का, इसमें बीजेपी एक जगह माले से उसकी रार फंसी हुई है, तो एक जगह बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और बसपा के साथ उसकी रार फंसी हुई है। उन दोनों ही परिस्थितियों में सहयोगी दल क्या करते हैं, इसी जी संक्षेप में। कई विधायक जो हैं अब पाला बदलने वाले हैं, राजद के कई विधायक और जेडीयू के कई विधायक जो हैं या राजद के कई विधायक हैं एक दूसरे के संपर्क में, जिनके समीकरण फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में आपकी व्यवस्था बढ़ जाएगी। अब से चलिए, देखिए, अब विधायकों की व्यवस्था बढ़ी हुई है, वो पाला बदल रहे हैं, हम लोग तो यही है, हम लोग कहाँ पाला बदलेंगे। हम लोग के साथ दिक्कत क्या है ऋषि जी, अब आज खबर नीतीश दिखाएंगे कुमार ना। है तब भी, देखिए राजनीतिक दल, ऋषि जी मैं फिर कहता हूं, राजनीतिक दल टेम्पररी विपक्ष है। आज राजद विपक्ष है, कल भाजपा विपक्ष होगी, केंद्र में आज कांग्रेस विपक्ष है, कल भाजपा विपक्ष होगी, वो टेम्पररी विपक्ष है, वहां विपक्ष बदलता है, लेकिन हम अस्थाई विपक्ष है सत्ता के साथ सामने। पत्रकार अस्थाई विपक्ष होता है, परमानेंट अपोजिशन, तो हम विपक्ष में है तो हम रहेंगे ही रहेंगे, ये हमारी भूमिका नहीं बदलने वाली है, दर्शकों को मैं आश्वस्त कर सकता हूं। जैसे गोदी मीडिया वाले, आज इनके गोदी है, कल को सत्ता आ जाएगी तो उनके गोदी हो जाएंगे, जो पत्रकारिता नहीं, पत्रकारिता के नाम पे दलाली करते हैं। हम नहीं नहीं, परमानेंट मैं विपक्ष है। दर्शकों को जी, खबर के हिसाब से, मैं तिरहुत के एक विधायक हैं जो नेपाल से सटे हुए विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, लालू यादव से कई बार उनकी मुलाकात हुई है, वो विधानसभा क्षेत्र बदलना चाहते हैं, अपने गृह विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी वो नेपाल से सटे हुए एक क्षेत्र के विधायक हैं, जेडीयू के विधायक हैं, यादव समाज से आते हैं। लालू यादव से कई बार उनकी मुलाकात हुई है, क्योंकि वहां पे एक भूमिहार समुदाय से आने वाले पूर्व मंत्री के बेटे की भी दावेदारी है, उससे वो विधायक परेशान है।
वह सीट अपना कंफर्म कराना चाहते हैं, लालटेन के सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। जी अब देखिए कौन किसके सिंबल पे चुनाव लड़ता है। पहले सबसे बड़ा सवाल तो यही है, दुविधा में भाजपा भी है, दुविधा में राजद भी है। भाजपा अपनी दुविधा में 243 की तैयारी में व्यस्त है, राजद अपनी दुविधा में अपनी तैयारियों को भी नहीं कर पा रही है। और दोनों की दुविधा यही है, तैयारी वो करे, कार्यकर्ता उनकी तैयारी करे, पता चला चाचा उनको बुला लिए या चाचा किसी को रुखसती करा दिए। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि तैयारियों के बीच में झोल की परिस्थिति तो चचा निर्मित करके रखे हुए हैं, और इस झोल में भाजपा की तैयारी भी प्रभावित हो रही है। इसीलिए वो प्रिकॉशनरी मेजर ले रही है, और प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए वो 243 की तैयारी में है। वही राष्ट्रीय जनता दल असमंजस में है, चाचा आएंगे, चाचा नहीं आएंगे, आएंगे तो क्या करेंगे, नहीं आएंगे तो क्या करेंगे। टिकट की उम्मीद किसी को दे दे और पता चला चाचा आ गए। इसी तरह टिकट की उम्मीद चाचा की वजह से नहीं दे, चाचा की उम्मीद में टिकट की उम्मीद छुड़ा दे किसी की, पता चला चाचा नहीं आए, और इसी असमंजस में चाचा का गेम बन रहा है। तो अब देखते जाइए, सियासत गेम को संभावनाओं को बनाने और बिगाड़ने का खेल है। एक ही चीज तय है कि बिहार में किसी का गेम बने बिगड़े, चाचा का गेम बना हुआ है। तो अब चाचा कौन है, हमारे दर्शक कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिहार के राजनेता उन्हें चाचा कहते हैं, तो चाचा कौन है वो बताएंगे। वैसे हम लोग जब क्रिकेट मैच देखते थे तो पाकिस्तान से एक बहुत ही क्रिकेट के बड़े ही जबरदस्त दर्शक थे, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान टीम का मैच देखने पहुंच जाते थे, उनको लोग चाचा क्रिकेट कहते थे। उसी तरह बिहार में चाचा, सभी लोग उन्हें पसंद करते हैं, सभी उनसे सशंकित रहते हैं। अब देखते जाइए होता क्या है। ऋषि मिश्रा जी, आपने समय निकाला इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।